नमस्कार, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया में आप सभी का स्वागत है, जिसे पेश कर रहे हैं आर्म्स, जो कि आरसेल का डिवीजन है। आरसेल एक प्रीमियर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है और आर्म्स उसी का हिस्सा है। आर्म्स का काम कर्जदारों को फेयर लोन रिकवरी सॉल्यूशंस देना है। आर्म्स का सपना है कि वो भारत में एक जिम्मेदार कर्ज अदायगी की परंपरा बनाए। इसके लिए उन्होंने सोचा कि ये काम तो तभी हो सकता है जब नई पीढ़ी को इस बात की समझ हो, और इसी कोशिश को पूरा करने के लिए आर्म्स ने सीएनबीसी आवाज की मदद से रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया की शुरुआत की, जिसमें शामिल किया गया 8th और 9th स्टैंडर्ड के स्कूली बच्चों को। आइडिया था कि एक इन बच्चों में पैसे की तरफ जिम्मेदारी निभाने का जज्बा पैदा किया जाए, तो हमने इसे एक कॉन्टेस्ट में तब्दील कर दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया यह कंपटीशन उन बच्चों के लिए है जो 8th और 9th क्लास में पढ़ रहे हैं। हमने 4 अलग अलग जोन्स में इस कंपटीशन की शुरुआत की, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इन चारों जोन्स के पार्टिसिपेंट्स को अलग अलग लेवल से गुजरना पड़ा। वो लेवल्स थे, लेवल 1 की बात करें तो ये था एक ऑनलाइन टेस्ट। इसी तरह लेवल 2 में था एक क्विज कंपटीशन। लेवल 3 में एक केस स्टडी थी जिस पर होनी थी एक डिबेट। और लेवल 4 यानी आज का फाइनल राउंड, जहां इन पार्टिसिपेंट्स को हमारी दी हुई केस स्टडीज को हल करना है। लेवल 1 की शुरुआत हुई ऑनलाइन टेस्ट के जरिए। ऑनलाइन टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट्स को फाइनेंस से जुड़े आम सवालों से गुजरना पड़ा। इस ऑनलाइन टेस्ट में शामिल हुए हजारों स्टूडेंट में से शॉर्टलिस्ट हुए सिर्फ 40। ये 40 स्टूडेंट पहुंचे लेवल 2 में, जहां उनके सामने था एक क्विज कॉन्टेस्ट। क्विज जाने माने क्विज मास्टर गिरिबाला सुब्रमण्यम ने कंडक्ट किया था। लेवल 2 में पार्टिसिपेट करने वाले 40 स्टूडेंट में से देश भर से 8 टीमों को सिलेक्ट किया गया लेवल 3 के लिए, जहां इन पार्टिसिपेंट्स को अब और भी कठिन इम्तिहान से गुजरना था। इस पड़ाव तक पहुंचने वाली टीम को मौका मिला अपने स्कूल से 2-2 और स्टूडेंट्स अपने साथ लेकर आने का। लेवल 3 में हमारी जूरी थी एसी वर्मा, XMD स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, गौरव मशरूवाला, फाइनेंशियल प्लानर, और संजय अग्रवाल, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आरसेल। इस जूरी ने बड़ी कुशलता से आज के फाइनल राउंड के पार्टिसिपेंट्स को परखा। आखिर रुपए की तरफ देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को परखना जो है। आज इस फाइनल में हम उन विजेताओं से मिलेंगे जिन्होंने अपने जोन की दूसरी टीम से कम्पीट करके लेवल 4 यानी फाइनल राउंड में अपनी जगह बनाई है। लेवल 4 में हम टीम्स को एक फाइनेंशियल केस स्टडी दे रहे हैं। पार्टिसिपेंट्स को इस केस स्टडी देना है पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन या फिर किसी स्किट के जरिए, और हमारी जूरी इन टीम्स की परफॉर्मेंस को देखेगी, उन्हें परखेगी। मार्क्स, सॉल्यूशन और प्रेजेंटेशन के आधार पर दिए जाएंगे। तो चलिए, पार्टिसिपेंट्स को मिलने से पहले आइए आपको मिलाते हैं हमारी जूरी से। आज हमारी जूरी में है मिस्टर केकी मिस्त्री, जो कि हैं वाइस चेयरमैन और CEO HDFC लिमिटेड के, मिस्टर संदीप सिक्का, CEO रिलायंस म्यूचुअल फंड, मिस्टर AK पूर्वर, एक्स चेयरमैन SBI, मिस्टर S खासनोबिस, मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO आरसेल से, और साथ ही मिस्टर संजय पुगलिया, जो कि CNBC आवाज के मेंटोर और एडिटर इन चीफ हैं। एंड नाउ इट्स टाइम टू मीट आवर पार्टिसिपेंट्स। और ईस्ट जोन से कोलकाता का सेंट जेवियर्स कॉलेजिएट स्कूल इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रहा है। शौर्यदास गुप्ता, ऐशिक दत्ता, विनायक तांतिया और स्वागतम मुखोपाध्याय इधर से पार्टिसिपेट करेंगे। वेस्टर्न जोन से मुंबई से DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, जिसमें है परिधि अजमेरा, कर्णव शाह, आरजू सल्ला, आशीष जावेरी। और साउथ से DAV बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल चेन्नई के बच्चे हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, जिनमें है सौरभ मार्लेच्छा, शांतनु अरोड़ा, गोपी कृष्णा और प्रणव वैद्यनाथन। नॉर्दर्न जोन से फाइनलिस्ट थे दिल्ली के सरदार पटेल विद्यालय के छात्र, लेकिन अपने एग्जाम्स की वजह से वो आज इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। तो आज कॉन्टेस्ट ईस्ट, वेस्ट और साउथ जोन के छात्रों के बीच ही रहेगा। तो ये हैं हमारे आज के फाइनल की टीम्स, और आज हमारे सामने ये पेश करेंगे रुपए की तरफ अपनी जिम्मेदारी। तो देखते हैं कि आज वो कौन सी समस्या है जो इन बच्चों को सुलझानी है। मिस्टर ए देश की बड़ी एस्टेट मैनेजमेंट कंपनियों में से एक कंपनी XYZ में नौकरी करते हैं। उनकी उम्र 28 साल की है। इनकी मासिक आय 1,10,000 रुपए है। मिस्टर ए के पिता एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी है और अब बचत के नाम पर मिस्टर ए के पिता के पास 5 लाख रुपए ही बचे हैं और इसके पास 24,000 स्क्वायर फीट की एक पुश्तैनी जमीन है। मिस्टर ए के पिता ने उनकी पढ़ाई के लिए कर्ज लिया था, लेकिन इस लोन के लिए मिस्टर ए खुद 30,000 रुपए हर महीने EMI के तौर पर दे रहे हैं। ये लोन अगले 2 साल में पूरा हो जाएगा।
मिस्टर ए के पिता के रिटायरमेंट के बाद वो सरकारी घर छोड़कर किराए के घर में रह रहे हैं, जिसके लिए वो हर महीने किराए के लिए 15,000 रुपए चुकाते हैं। मिस्टर ए अपनी जीवन शैली आज के तौर तरीकों के हिसाब से बिताते हैं। वो छोटे बड़े पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। मिस्टर ए ने 3 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस भी लिया है और जिसके प्रीमियम के लिए वो हर महीने 2,000 रुपए भी देते हैं। इसके अलावा उनके माँ की तबीयत ज्यादा खराब होने के चलते हर महीने 8,000 रुपए दवाइयों पर खर्च होता है और कुल मिलाकर मिस्टर ए का मासिक खर्च 50,000 रुपए तक होता है और 15,000 रुपए की बचत होती है। मिस्टर ए ने अपनी नौकरी के दौरान 3 लाख रुपए की बचत कर ली है, लेकिन अपने दोस्त के कहने पर मिस्टर ए ने सारा पैसा स्टॉक मार्केट में निवेश किया है। 28 साल की उम्र होने के कारण मिस्टर ए पर शादी का भी दबाव ज्यादा है और मिस्टर ए की शादी मिस बी के साथ तय हो गई। मिस बी एक निजी स्कूल में पढ़ाती है और उनकी सैलरी 45,000 रुपए है। मिस्टर ए अपनी शादी में करीब 1.5 लाख रुपए खर्च करने पर विचार कर रहे हैं और अगर वो शादी के बाद घूमने जाते हैं तो 50,000 रुपए का खर्च और होगा, लेकिन वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या इन जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्सनल लोन ले या नहीं। अगर पर्सनल लोन लेते हैं तो उन्हें 2 साल तक 10,000 रुपए EMI के तौर पर देने होंगे। मिस्टर ए फिलहाल किराए के एक बेडरूम हॉल किचन वाले घर में रहते हैं, इसलिए वो 2 बेडरूम हॉल किचन वाला घर लेने पर विचार कर रहे हैं। मिस्टर ए को अपने घर के पास एक घर पसंद आया जिसकी कीमत 58 लाख रुपए है, लेकिन अगर वे ये घर लेते हैं तो उन्हें 8 लाख रुपए डाउन पेमेंट के तौर पर देने होंगे और इसके साथ 50,000 रुपए हर महीने अगले 20 साल के लिए EMI के तौर पर चुकाने होंगे। इस घर के पास एक इंटरनेशनल स्कूल भी बन रहा है। मिस्टर ए काफी समय से एक कार लेने पर भी विचार कर रहे हैं। अब कार खरीदने के लिए मिस्टर ए को 50,000 रुपए का डाउन पेमेंट करना होगा और साथ ही 4 साल तक 9,000 रुपए की EMI देनी होगी। मिस्टर ए को उम्मीद है कि उनकी सालाना आय में 30% का इजाफा होना तय है और मिसेस भी अपनी आय में 15% बढ़त की उम्मीद कर रही हैं। मानकर चलिए कि मिस्टर ए और मिसेस बी दोनों की उम्मीदें अगले 5 साल तक पूरी हो जाती है और इन सवालों के जवाब दीजिए। आपके हिसाब से मिस्टर ए की 3 सबसे जरूरी प्राथमिकताएं क्या हैं? प्राथमिकताओं को जरूरत के हिसाब से बताएं और उनकी वजह भी बताएं। अगर आप मिस्टर ए की जगह होते तो आप कैसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते और किस तरह से अपने पैसे बचाते और कहां निवेश करते? आपने इस केस स्टडी से क्या सीखा और आप इससे किस नतीजे पर पहुंचते हैं? क्या फाइनेंशियल एजुकेशन से अपने फाइनेंस प्लान करने में मदद मिलती है? तो ये थी आज की एवी। अब वक्त हो गया है इनकी प्रेजेंटेशंस का, लेकिन इन प्रेजेंटेशंस को देखने से पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एबिलिटी और रुपया का फाइनल राउंड, जिसे पेश कर रहे हैं आर्म्स, जो कि आरसल का डिवीजन है। तो ब्रेक से पहले हमने आपको वो केस स्टडी दिखाई जो आज 3 जोन के छात्रों को सुलझानी है। ईस्टर्न जोन के बच्चे सबसे पहले आएंगे। मैं यहाँ पर इनवाइट करती हूँ सेंट जेवियर्स कॉलेज स्कूल कोलकाता के छात्रों। नमस्कार माननीय निर्णायकगण और दर्शकों, हम केस स्टडी पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के साथ प्रस्तुत है। मिस्टर और मिसेस बी दोनों यंग एंड स्मार्ट इंडिविजुअल्स हैं। हाँ, उन्हें कुछ जिम्मेदारियां निभानी हैं और जिम्मेदारियां हमारे ज़िंदगी की आवश्यक अंग होता है। All of us have responsibilities and will have to face contingencies. As opposed to the general belief of the times, हमें ये नहीं लगती है कि धन स्थायी होता है। Given the opportunity, we would like to express our solemn support for planning that is aimed at bringing financial stability, not merely riches. हमारी पहली केस स्टडी से ये केस स्टडी कुछ डिफरेंट है। This case study tests us on our planning capabilities. पहला, थोड़ी conservative attitude is the best. This is a tried and tested formula. दूसरा, all our eggs should not be in one basket. तो अब हम एक एक करके दिए गए सवालों का जवाब देंगे। पहला सवाल, What are the 3 most important priorities for Mr. A? हमारी समझ में मिस्टर ए की 3 सबसे बड़ी प्रायोरिटीज़ हैं। उन्हें अपने परिवार के लिए सटीक इंश्योरेंस कवरेज लेनी चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी है कि वो अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवा ले। हम एडवोकेट करेंगे कि वो एंडाउमेंट पॉलिसी न लेकर टर्म पॉलिसी ले। कुछ साल पहले भी इंश्योरेंस वाज व्यूड एज एन इन्वेस्टमेंट, लेकिन आजकल
ज़्यादातर म्यूचुअल इंश्योरेंस से बेहतर रिटर्न्स देते हैं, इसलिए इंश्योरेंस केवल रिस्क कवरेज बन गया है. That is why we do not perceive any need for Mr. A to go for an endowment policy. अब ये सवाल उठेगा कि हम इंश्योरेंस को पहला स्थान क्यों दे रहे हैं. इसका जवाब यह है कि मिस्टर ए की आज तक कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं है. जल्दी ही उनकी शादी होने वाली है और बच्चे होंगे, इसलिए यह आवश्यक है कि वो जल्दी से जल्दी इंश्योरेंस करा ले और ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क कवर कर ले. निवेश का मुख्य सिद्धांत है रिस्क को मिनिमाइज करना. इंश्योरेंस डज जस्ट दैट. वी हैव ट्रीटेड इट एज अ सिंपल कवरेज ऑफ रिस्क, नॉट एन इन्वेस्टमेंट. दूसरा स्थान हम देंगे एक 2 BHK फ्लैट खरीदने को. अपना घर रहना इज ऑलवेज एन एडवांटेज. इसके ऊपर हम इसीलिए इतना जोर डाल रहे हैं क्योंकि इससे हमें दोहरा लाभ मिलता है. यह एक अच्छा निवेश भी है होगा और उन्हें हर महीने 15,000 रुपये रेंट नहीं देना पड़ेगा. बाद में अगर उनकी फाइनेंशियल स्थिति बेहतर हुई तो वो 2 BHK फ्लैट से 3 BHK फ्लैट में भी अपग्रेड कर सकते हैं. मिस्टर ए की तृतीय प्रायोरिटी है टू बिल्ड अ डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो. हम देख रहे हैं कि उनके सब सेविंग्स इक्विटी मार्केट में कॉन्सेंट्रेटेड हैं. उन्हें चाहिए FDs, KVPs जैसे कुछ टाइम टेस्टेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज में इन्वेस्ट करना. एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर होने के लिए एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बहुत ज़रूरी है. इसका और एक एडवांटेज है कि मिस्टर ए पूरी तरह स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स पर निर्भर नहीं रहेंगे. जैसा ही हमने पहले कहा है, ऑल योर एग्स मस्ट नॉट बी इन वन बास्केट. अब हमें पूछा गया है कि अगर हम मिस्टर ए होते तो हम कैसे अपने फाइनेंसेस प्लान करते. पहले तो हम बहुत खुश होते कि अरे यार 6 फिगर सैलरी कितने को मिलती है. बट ऑन अ मोर सीरियस नोट, अगर हम मिस्टर ए की जगह, वी वुड हैव डन द फॉलोइंग. हम इक्विटी मार्केट पर अपनी निर्भरता कम कर लेते क्योंकि वह बहुत अस्थिर होता है, और FDs, NSCs, KVPs, PPFs और मंथली इनकम स्कीम्स जैसी फिक्स्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स में निवेश करते. केस स्टडी में हमें ये पूछा गया है कि हम हमारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे निभाते हैं. अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ मस्ट. ये हमारे परिवार की और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर हमें किसी भी आर्थिक समस्या का सामना करना पड़े तो हमें ड्रास्टिकली सेविंग्स को बढ़ाना और स्पेंडिंग्स को कमाना पड़ता है. हम इस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते हैं. एक अच्छा कंटिंजेंसी फंड रहना आवश्यक है. कैश फ्लो की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. आज के ज़माने में मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ही महंगी हो गई है. हमें ऐसी कैशलेस मेडिक्लेम पॉलिसी लेनी चाहिए जो एक वाइड नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स को कवर करे. ये भी बहुत ज़रूरी है कि मिस्टर ए की माँ की मेडिक्लेम कवरेज बढ़ाई जाए. जहाँ तक शादी के खर्चा का बात रहा, हमारा ख्याल है मिस्टर ए शुड गो इन फॉर अ पर्सनल लोन एंड नॉट डिपेंड टू सेविंग्स, क्योंकि ये लोन पति और पत्नी दोनों के बढ़ते आय से कटता रहेगा. इसके साथ हम ये भी सोचते हैं कि एंसेस्ट्रल लैंड को लीज पे दे दिया जाए. लीज के पैसे से वो अपने फ्लैट के डाउन पेमेंट के कुछ पैसे मिटा सकते हैं. पेमेंट फैसिलिटीज लाइक क्रेडिट कार्ड्स आर इनएविटेबल, लेकिन क्रेडिट कार्ड यूज करने के बाद नियमित समय में डेब्ट चुका देना चाहिए ताकि कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़े. और एक पॉइंट है, हमें लगता है कि उन्हें फ्लैट खरीदने के लिए अपने पिताजी से कुछ भी उधार नहीं लेना चाहिए. ही शुड इंस्टेड गो फॉर लोन. ये इसलिए है क्योंकि वी बिलीव दैट ओल्ड पीपल शुड अवॉइड डिपिंग इनटू देयर ओन कैपिटल फॉर इमरजेंसी. ओनली इन द केस ऑफ इमरजेंसीज कैन दे डू सो. अब हम इस केस स्टडी की या निष्कर्ष पर जाएंगे. ये केस स्टडी हमें यह सिखाता है कि हमें गुड सेविंग और स्पेंडिंग हैबिट्स इनकलकेट करना चाहिए. जितना भी संभव हो रिस्क कवर कर लेना चाहिए. वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर कंटिजेंसीज. हमें ठीक तरह से हमारे इन्वेस्टमेंट्स प्लान करना चाहिए. एज द मोटो ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया गोज, रिसर्जेंट इंडिया लव्स इट्स चिल्ड्रन. Protect your future. Be on the right side of loan laws. This statement captures beautifully the sentiment which should guide financial planning. And lastly, we come to the most important question. Should financial education be made compulsory? Well, according to us, that answer is yes, yes, yes. Absolutely. Financial education is a must. An early initiation into financial education will create a healthier, better and happier society which is self-secure. That, we believe,
is the ultimate goal that all of us should strive for. With this, we end our presentation. तो आपने देखा कि किस तरह से कोलकाता के छात्रों ने इस प्रेजेंटेशन के जरिए अपने सॉल्यूशन को समझाने की कोशिश की है आज की केस स्टडी के लिए। आइए जानते हैं जूरी से कि उन्हें ये प्रेजेंटेशन कैसी लगी और अगर उनके पास कोई सवाल हो तो जूरी अब पूछ सकती है। I think it was very good. 2-3 points. You talked about leasing ancestral property. अभी ancestral property lease पे कौन लेगा when the place is empty? So why didn't you talk of selling the property? Actually, the thing is, there are some things which should, I feel, there's something which should come before, you know, hard-boiled economic ideals. Like, according to our old system, our old family-based economic values, like in Bangla, we say that Jomi Lokhi. So that is why, before selling any piece of ancestral land, there should be some reconsideration. That is why we felt that the lease was a good option. Mr. A की एज अभी 28 एज है. In your presentation you mentioned we do not invest very high equity, rather going for KVP, PPF, bank deposits. Why did you take that approach? Why such a conservative approach? जब 28 साल की उम्र में that's the time to go aggressive in equities. No, sir, that may be your personal viewpoint, but frankly, I would rather be safer. As I've said here, better to be a tortoise than a hare. Move with the aim of winning the war, not an individual battle. Who's telling the state not to invest in the equity market at all? But again, that should be balanced by investments in things like public provident funds, NSCs, KVPs. आप ये क्यों नहीं सोचा कि why can't the guy defer his marriage for 1 year or 2 years? Because there was a point here. His mother is very ill. So we thought that if there was another member in the family, there would be some sort of additional income. And also, as it has been said, though I can't vouch for it, a good girl from their own community. Now, if she's really a good girl, then perhaps she might be of help to Mr. A also to look after his mother. ये आपने घर खरीदने के लिए रिकमेंड किया, बहुत अच्छा रिकमेंडेशन है, लेकिन इसका डाउन पेमेंट जो 8 लाख रुपए वो कहाँ से आएगा? So the down payment, as we have said, some money from the lease, and also, if possible, his savings, and also we do not want to dip into capital savings at all. तो कहाँ से आएगा? What we want is like the loan amount, like the total loan amount, if possible, they might try to break up the loan amount into 2 parts. Like one is the 50 lakh loan and the other they may take a personal loan for the down payment. Because personally, sir, we would like to mention at this point of time that we are not exactly, we don't exactly advocate taking loans recklessly. But over here, when the only available capital is that of his father, we feel that he should go in for a loan. Thank you very much. तो जूरी ने अपने सवाल पूछ लिए हैं यहाँ पर ईस्टर्न जोन के छात्रों से। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे और मुंबई के छात्रों से मुलाकात करेंगे, देखेंगे कि वो इसके स्टडी के लिए क्या सोल्यूशन। आप देख रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया। ब्रेक से पहले हमने कोलकाता के छात्रों से सुना कि वो आज की केस स्टडी के लिए क्या सोल्यूशन लेकर आए हैं। उन्होंने एक प्रेजेंटेशन के जरिए अपनी सोल्यूशन को समझाया। अब वक्त हो गया है मुंबई के छात्रों से मिलने का। आइए उनसे मिलते हैं। नमस्कार, आप सभी को DYPS चैनल के वित्तीय परामर्श कार्यक्रम में स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी हमारे वित्तीय सलाहकार एक दर्शक की अर्ज से जुड़ी हुई समस्या को सुलझाएंगे। सबसे पहले हम इस बात पर गौर करना होगा कि श्रीमान ए की महत्वपूर्ण जरूरतें कौन सी है और उनका क्रम क्या होना चाहिए। जैसे कि हम सब जानते हैं, श्रीमान ए की बहुत सी ज़रूरतें हैं। पहले स्थान पर आता है 2 बेडरूम हॉल का मकान, दूसरे स्थान पर आता है कुमारी बी से शादी करना और तीसरे स्थान पर बच्चों के लिए भविष्य निधि का नियोजन करना। चलो पहले घर की ज़रूरत पर विचार करें। देखो, श्रीमान ए अब 28 वर्ष के हो चुके हैं और जल्द ही शादी करना चाहते हैं। ऐसे में वे अपने माता पिता और पत्नी के साथ 1 बेडरूम वाले मकान में नहीं रह पाएंगे। उन्हें एक और कमरे की आवश्यकता होगी। दूसरी बात, अभी श्रीमान ए किराए के मकान में रहते हैं। जब वे अपना मकान खरीद लेंगे तो भविष्य में यही घर उनके और उनके बच्चों के लिए वरदान साबित होगा। मैं तो यही सलाह दूंगी कि पिताजी ने गांव में जो 24,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन खरीदी थी, उसे वे बेच सकते हैं और उन्हीं पैसों से वे शहर में एक नया मकान खरीद सकते हैं। उनकी दूसरी प्राथमिकता कुमारी बी से शादी करना होगा।
शादी और हनीमून के लिए व्यक्तिगत कर्जा लेने के बदले उन्हें अपने शेयर्स बेचकर पैसों का इंतजाम करना होगा। हम सब जानते हैं कि दिन बर दिन शिक्षा महंगी होती जा रही है। ऐसे में शिक्षा संबंधी खर्चे में भी वृद्धि हो रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि श्रीमान ने अपने बच्चे को अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें अभी से पैसे निकालकर अलग रखने होंगे। अच्छा आरजू, तुम बताओ, यदि तुम श्रीमान ए होती तो अपनी जिम्मेदारियां कैसे पूरी करती? तुम किन निवेश और बचत योजनाओं का सहारा लेती? ठीक है, मैं इसे विस्तार से समझाती हूँ। देखो, श्रीमान ए कमाते हैं 1,10,000 रुपए प्रति माह। श्रीमती बी कमाती है 45,000 रुपए प्रति माह। श्रीमान ए के पिताजी अगर अपने 5 लाख रुपए को फिक्स डिपॉजिट के तौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दें, तो सीनियर सिटीजन को मिलने वाले करीब 9.75% के अनुसार उन्हें 4,060 रुपये मिलेंगे। मतलब मेरे परिवार की कुल आमदनी होगी 59,060 रुपये। इसके आगे का नियोजन मैं समझाता हूँ। एक ही शादी होने पर उनकी मासिक खर्च में भी वृद्धि होगी, तो उनका घरेलू मासिक खर्च होगा 60,000 रुपये प्रति माह। उन अपने और अपनी पत्नी के लिए जीवन बीमा पॉलिसी लेंगे तो उसकी किश्त होगी 2,000 रुपये प्रति माह। शिक्षा के लिए जो कर्जा लिया था उसकी किश्त होगी 30,000 रुपये प्रति माह। कार के लिए जो कर्जा लेंगे उसकी किश्त होगी 9,000 रुपये प्रति माह। ड्राइवर की तनख्वाह 5,000 रुपये, बच्चों की भविष्य निधि योजना के लिए 5,000 रुपये। डिबेंचर्स और इक्विटी फंड्स के लिए 10,000 रुपये, व्यक्ति खर्च के लिए 2,000 रुपये। मेडिक्लेम की राशि को बढ़ाने में को ध्यान में रखते हुए 8,000 रुपये की किश्त देनी होगी। पीपीएफ जैसे प्रत्येक व्यक्ति हर वर्ष 70,000 रुपये निवेश कर सकते हैं, तो उसके अनुसार प्रतिमाह 11,667 रुपये। इसका मतलब सबको जोड़ा जाए तो कुल मिलाकर खर्च होगा 1,42,667 रुपये। इतना खर्च करने पर भी वे हर वर्ष 1,42,667 रुपये की बचत कर सकते हैं। पर आरजू, मुझे ये तो बताओ, इस नियोजन के पीछे तुम्हारी क्या सोच है? आरजू ने बताया कि नियोजन करते वक्त मिस्टर ए ने 2,000 रुपये निवेश किए थे। हम सभी जानते हैं कि मिस्टर ए की कोई जीवन बीमा पॉलिसी नहीं है और मिस्टर ए और कुमारी बी दोनों इस घर के कर्ता-धर्ता हैं। यदि उन दोनों के साथ कोई भी दुर्घटना हो जाए तो पूरा परिवार मुसीबत में पड़ जाएगा। ऐसे में उन दोनों को जीवन बीमा पॉलिसी लेनी चाहिए। और तुमने जो पीपीएफ के बारे में 11,667 रुपये निवेश करने की जो सलाह दी थी, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि अब तक श्रीमान ए ने इक्विटी मार्केट में 3 लाख रुपए का निवेश किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, परिस्थिति के अनुसार इक्विटी मार्केट में बहुत ही उतार चढ़ाव होते रहते हैं। पीपीएफ में कम से कम उनके पैसे सुरक्षित तो है। परिधि और आजू, तुम इक्विटी मार्केट के निवेश को सुरक्षित नहीं कहती ना? फिर आजू, तुमने 10,000 रुपये डिबेंचर और इक्विटी शेयर में निवेश करने की सलाह क्यों दी? देखो, दोनों योजनाओं में 50% निवेश करने से हमारा ही फायदा होता है। डिबेंचर्स में निवेश करने से पैसे तो सुरक्षित ही रहेंगे और रकम वापस मिलने की हमेशा भरोसा रहता है, और इक्विटी शेयर्स में जल्दी रकम की बढ़ोतरी होने की आशंका होती रहती है। और अगर मान भी लो कि इक्विटी शेयर्स में नुकसान हो भी जाए, तब भी डिबेंचर्स में हमारे पैसे बचे ही रहेंगे। दोस्तों, मैंने मेडिक्लेम की राशि इसलिए बढ़ाई ताकि श्रीमान ए की भक्त के परिवार के स्वास्थ्य की सुरक्षा को बढ़ाया जाए। अब दोस्तों, आप मुझे बताओ कि यह केस पूरा सुनने के बाद आप लोगों ने क्या निष्कर्ष निकाला है? सबसे पहले ये कि हर स्थिति के लिए आर्थिक स्तर पर तय है। दूसरा, पूर्व तैयारी ही बचत का सबसे अच्छा साधन है। भविष्य में पैसे कमा लेंगे, ये सोचकर आज बचत न करना संकट का द्वार खोलने जैसा है। बचना है तो बचत करो, ताकि आगे जाके यह ना कहना पड़े, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। बचत और निवेश करो ताकि कल पैसा आपके लिए काम करे। अब तक तो हम यही सोचते थे कि पैसा कमाने के लिए काम करना चाहिए, मात्र हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें इस प्रकार निवेश करना होगा कि हफ्तों के 7 दिन और 24 घंटे पैसा हमारे लिए काम करे। अपनी वित्तीय दुनिया को नियोजित करो, भले ही ऊपरी तौर पर लोगों को गंभीरता से ये न ले, और अर्थ और सुरक्षा की उचित नियोजन के बिना उनका मुकाबला करना बहुत ही कठिन हो जाता है। भविष्य के लिए नियोजन करो, और नियोजन करने से ही आपका भविष्य सुरक्षित हो सकता है। जमीन तथा घर खरीदकर उसमें रुपए निवेश करो। वॉरेन बफेट एक प्रसिद्ध निवेशक है जो कहते हैं, मैं तब खरीदता हूँ जब सब खरीदने से कतराते हैं, और सब तब खरीदते हैं जब मैं खरीदने से कतराता हूँ।
मैं तो यही कहूँगी कि वॉरेन की तरह हमें भी कभी ना कभी खतरा उठाना ही होगा। वैसे मैं बताऊं, वित्तीय या अर्थ संबंधी शिक्षा में से आर्थिक नियोजन करना वाकई आसान हो जाता है। जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी, इनके कारण आपके तथा आपके परिवार के साथ साथ आपके व्यवसाय तथा संपत्ति की भी सुरक्षा होती है। बचत करोगे तो शादी बर्बादी नहीं बल्कि आबादी लगेगी। शादी के पहले की मुस्कान शादी के बाद भी बनी रहेगी। हम इतनी संपत्ति जमा कर लेंगे कि परिवार तो सुखी रहेगा भी, पर उनके भविष्य की भी सुरक्षा हो सकेगी। मुसीबत के समय यहाँ वहाँ दौड़कर परेशान नहीं होना पड़ेगा। प्यास लगने पर कुआं खोदने की जरूरत ही नहीं होगी। बुरे वक्त में हमारी बचत और निवेश ही हमारे काम आएगा। बुढ़ापे में अपने काम से निवृत्त होने पर हम अपना जीवन आत्मनिर्भर बनकर बिता सकते हैं। हम अपनी ज़रूरतें के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता और आगे की पीढ़ी के लिए भी बहुत कुछ छोड़कर जा सकते हैं। अच्छे संस्कार, पैसे और निवेश करने की आदत से वो आसमान की बुलंदियों को छू सकते हैं। अब कुछ सवाल आपसे जजेस पूछेंगे। You know, I like the presentation. Just एक point उसमें है, when you sell the property, the ancestral property, you will receive money. Yes. The excess money you receive beyond that 7 lakhs जो आपको घर लेने के लिए upfront देना है, that excess money को what will you do? We're not able to calculate how much amount we will get from the ancestral land because we don't know the area. We according to the location. According to the location, it depends upon the money. ये हाइपोथेटिकल था, तो आपने जब जमीन बेचने का फैसला लिया तो उसमें मेरा दूसरा सवाल है, वही तो सबसे बड़ा इंश्योरेंस है लाइफ में, लैंड है वो, तो वो बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, उसको बेच करके घर खरीदने के बजाय अगर हम घर कर्ज लेकर के खरीद लें और इंश्योरेंस वगैरह के लिए जितने पैसे दिए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं आएगा, तो आप लोगों ने ये कंसीडर किया क्या कि ज़मीन मत बेचो, अलग कर्ज लो और एक मकान खरीदो? वी कंसीडर दैट उसको वैसे भी वो अनडेवलप्ड लैंड था, राइट? और जस्ट उसका प्राइस बढ़ रहा था, उनको कोई रिटर्न्स नहीं मिल रहे थे वो लैंड से, तो प्रैक्टिकली सोचे तो अच्छा होगा वो बेच दे। वन फाइनल थिंग, आपने पीपीएफ के बारे में बात करा, 8% बैंक डिपॉजिट, एसबीआई, एवरीथिंग, कहीं आपने इन्फ्लेशन को कैप्चर करा? जी हाँ, इन्फ्लेशन के लिए उनके होप्स के हिसाब से उनके ये कंसिडर कर रहे हैं कि उसके सैलरी इंक्रीज हो रही है। वो इनकम में इंक्रीज करा आपने? हाँ, इनकम इंक्रीज हो रही है, इसके लिए इन्फ्लेशन का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, राइट? दे आर प्रोपोर्शनल है इंक्रीज। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो ये था मुंबई के छात्रों का प्रेजेंटेशन। बारी है दक्षिण भारत के छात्रों से मिलने की, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। दोबारा आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया। ब्रेक से पहले आप मिल चुके हैं वेस्टर्न जोन के छात्रों से और साथ ही साथ ईस्टर्न जोन के छात्रों से, और अब बारी है दक्षिण भारत की। आइए मिलते हैं चेन्नई के छात्रों से। प्रदत्त जीवन में आशादीप्त मानव के सामने विकराल रूप लेकर विडंबनाएं, विकराल रूप लेकर विडंबनाएं। बसाता गृहस्थ आशाओं के साथ आदान प्रदान वितरण के बीच प्रदान खर्चों का चुनाव बढ़ा देता मन का तनाव। घर खाना कपड़ा मकान आमोद प्रमोद दूर करने तकान। पालन किए पालक प्यारे विद्या की खोज में तरसते बच्चे। भविष्य निधि है जीवन का सहारा, बुद्धिमानी उसी में है अर्थ ज्ञान के सहारे। वृद्धि करनी है धन दौलत संपत्ति, वेतन के अनुसार उपाय खोजकर सही। प्रधान खर्चों का चुनाव सच्ची में यही है एक अग्नि परीक्षा, सच्ची में यही है एक अग्नि परीक्षा। नमस्ते अंकल। आओ रघु, जीते रहो बेटे। अंकल सत्या कहाँ है? सत्या देखो कौन आया। हो रघु, ग्लैड टू मीट यू। ये क्या संडे को भी काम कर रहे हो? और बताओ माँ की तबीयत कैसी है? माँ की तबीयत ठीक है। ये क्या है? कहते हैं बिना विचारे जो करे पाछे पछताए। इसलिए मैं मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में विचार कर रहा था कि आगे जाके संभाल पाऊंगा या नहीं। कम ऑन सत्या, योर फादर इज अ रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर, पेंशन भी मिलती है और तुम भी प्रति माह 1,10,000 कमाते हो, फिर क्या? नहीं नहीं रघु, माँ की तबीयत ठीक नहीं और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी मैंने अपने लिए नहीं ली, और विवाह के खर्च के लिए 1.5 लाख और हनीमून के लिए 50,000।
इसके लिए 2 लाख का पर्सनल लोन लेना पड़ेगा। सुनो रघु, अभी उसकी उम्र 28 हो गई। हम तो आंखों के सामने पत्नी बच्चों के साथ सुखी रहते देखना चाहते हैं। मैं अपने सेविंग से रुपए देने को तैयार हूँ। He has decided to go for a 2 BHK flat in the next street. उसके लिए 8 लाख डाउन पेमेंट चाहिए। But he is not willing to take money from me. पापा सही तो कह रहे हैं, नुकसान सिर पे क्यों उठाते हो? मैं इसकी हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन लिया है। For that he is paying ₹30,000 every month. मैंने ठीक से प्लान नहीं किया था। हमें 1 BHK ही काफी है। पर सत्या, यहाँ पर 2 BHK तो बहुत महंगा है। Why don't you go for a cheaper one? I know this is a very posh area, पर आज के जमाने में विवाह के बाद ही स्कूल एडमिशन के लिए दौड़ना पड़ता है। सच कहा। और यहाँ पर एक इंटरनेशनल स्कूल खुलने वाला है और फ्लैट अगर 58 लाख का भी हो तो मैं खरीदने वाला हूँ। इसके लिए मुझे 8 लाख का डाउन पेमेंट और 50,000 का EMI अदा करना पड़ेगा। यह तो 2 नावों पर पैर रखता है। वेडिंग एक्सपेंसेस के लिए 2 लाख के लोन के लिए हर महीने और 10,000 अदा करना पड़ेगा। Don't worry uncle, he is a good economist. ये संभाल लेगा। मुझे सबसे पहले माँ बाप ही प्रधान है। इन्हीं के लिए तो मैं विवाह कर रहा हूँ। पूजा भी प्रतिमा 45,000 कमाती है। हम पहले 2-3 वर्ष में सेविंग्स नहीं करने वाले। हाउस रेंट भी नहीं रहेगा। इसका 30,000 बच ही जाता है और पूजा के वेतन से 20,000 निकालेंगे। 7,000 फ्लैट का EMI अदा कर देंगे। पर्सनल लोन का EMI भी हम पूजा के वेतन से अदा कर देंगे। मैंने पूजा से इसके बारे में बात की थी। ईश्वर की कृपा से पूजा बहुत अच्छी है। उसने माँ बाप के देखभाल के साथ साथ घर बार में भी हाथ बटाने के लिए तैयार हो गई। ये सब तो ठीक है, पर 8 लाख का डाउन पेमेंट? मेरे सेविंग से भी पैसे नहीं लेता। गांव में हमारी जमीन 24,000 स्क्वायर फीट का है। उसे बेच देने को कहता हूँ, यह तो मानता ही नहीं। कम से कम आधा तो बेच सकता है ना। क्यों सत्या, पापा सही तो कह रहे हैं। नहीं, गांव की जमीन हमारे बाप दादा की है और मेरा यह सपना है कि वहाँ पर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुले। वाह, क्या आइडिया है। ओह, मैं तो भूल ही गया। मैंने 3 लाख रुपए इक्विटी शेयर में जमा किए थे। क्यों ना उसे निकाल दूं? नहीं, अभी मत निकालो। अभी मार्केट वैल्यू बहुत कम है। When the market value is high, तब निकाल के बैंक में जमा कर देना। माँ की तबीयत खराब है ना, तो keep it aside for emergency medical expenses. मैं गांव के जमीन को मॉर्गेज लोन पे रखने के इरादे में हूँ। जमीन एक अच्छे इलाके में है। पर स्क्वायर फीट 50 रुपए से कम नहीं होगा। इसलिए गांव का टोटल वैल्यू बन जाता है 12 लाख। उसमें से हमें उसका 75% यानी 9 लाख मिलेंगे और हर साल मुझे उसका 13% 1,17,000 इंटरेस्ट के रूप में अदा करने पड़ेंगे। अगर मुझे 9 लाख मिलेंगे तो 8 लाख का डाउन पेमेंट और 1 लाख मेरे हाथ में रहेंगे। 2 लाख मैरिज का पर्सनल लोन नहीं चाहिए, सिर्फ 1 लाख ही काफी है और EMI भी 10,000 से 5,000 तक आ जाएगा। पर सत्या, you're paying only the interest, तो 9 लाख का अदा करोगे? मेरा और पूजा का वेतन कुल मिलाकर 1,55,000। उसमें से 50,000 फ्लैट का EMI, 30,000 एजुकेशनल लोन, 5,000 पर्सनल लोन का EMI और 55,000 घर बार का खर्च, कुल मिलाकर 1,40,000। So at the end of the month I have 15,000 in hand. So at the end of the year I would have 1,80,000. उसमें से आसानी से मैं मॉर्गेज लोन का इंटरेस्ट अदा ही कर सकता हूँ। बाकी बचे कुछ पैसों का क्या करोगे? अगले वर्ष के शुरू में ही मैं 50,000 का डाउन पेमेंट करके माँ के लिए एक कार खरीदने वाला हूँ, जिससे वो सुविधा पूर्वक हॉस्पिटल आ जा सकती है। तुम गाड़ी तो खरीद लोगे, पर ऐसे करोगे तो EMI कब अदा करोगे? मैं मिट्टी का माधो नहीं। अगले वर्ष मेरा वेतन 30% और पूजा का 15% बढ़ने वाला है और 2 वर्षों में तो यहाँ पर इंटरनेशनल स्कूल खुलने वाला है। अगर पूजा वहाँ काम करना चाहे तो उसको बड़ी मोटी रकम मिलेगी। पर वेतन के बढ़ते ही खर्चा भी तो बढ़ता है। उसके बारे में भी मैंने सोच रखा है। अगले वर्ष मेरा वेतन 1,43,000 और पूजा का 51,750, कुल मिलाकर 1,94,750। उसमें से मैं माँ के लिए केयर टेकर अपॉइंट करने वाला हूँ। उसका वेतन 7,000 और 50,000 फ्लैट का EMI, 60,000 घर बार का खर्च, 9,000 EMI फॉर द कार और बाकी सब खर्चे मिलाकर भी at the end of the month I would have 33,000 hand. In that I'll keep 3,000 for emergency call driver purposes. So at the end of the month I would have 30,000 hand. So at the end of the year I would have 3,60,000. उसमें से आसानी से मैं मॉर्गेज लोन का इंटरेस्ट अदा कर सकता हूँ और कम से कम 2 लाख मेरे वर्ष के आखिर में पैसे रहेंगे। So from the 4th year I can think about investments and savings. वाह वाह, तुम तो उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाने वाले हो।
तुमने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में क्या सोचा है? इन्वेस्टमेंट्स के पहले मैं मेडिक्लेम पॉलिसी के बारे में सोच रहा हूँ। अब की मेडिक्लेम पॉलिसी 3 लाख की है। मैं सबके लिए मेडिक्लेम पॉलिसी लेना चाहूँगा। रिटायरमेंट प्लान के साथ मनी बैक पॉलिसी, म्यूचुअल फंड्स, NSC, PPF और FD में भी पैसे जमा करने वाला हूँ। बेटे गोल्ड में इन्वेस्ट करो, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड हैज हायर एश्योरेंस। हाँ पापा, और मैं तो हूँ माँ बाप के लिए, पर इस देश में इतने बूढ़े बिना ठीक देखभाल तड़प रहे हैं। उनके लिए मैं कुछ रकम ओल्ड एज होम में डोनेट करना चाहूँगा। बहुत बढ़िया बेटा, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। Financial literacy isn't just about knowing what and knowing your options. It is a matter of planning for life's milestones. Financial literacy helps us to keep track of our money and spend it wisely and live on a fixed budget. It also tells us how and when to save and to use the money for the development of the country. Why is financial planning essential? It is because occupation constantly changes, longevity will increase, medical expenses always increases, government can't support everyone, employers can't fully support the retirees, inflation, the slow destroyer of wealth, and financial security. It is now accepted as an individual responsibility. Remember, financial literacy is most essential these days. Someone who has green wine for breakfast, white wine for lunch, will end up having rainwater for dinner. Thank you. आपकी प्रेजेंटेशन पर जजेस कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। संजय, आपसे शुरू करें इस बार। जी, एक तो मैं बधाई देना चाहूँगा। मुझे बहुत खुशी है कि दक्षिण भारत के बच्चे यहाँ पर इतनी अच्छी हिंदी में प्रेजेंटेशन दे रहे थे। आई थिंक इट वाज वेरी गुड, बहुत अच्छा था। सिर्फ एक ही सवाल आपको पूछना है कि यू सेड कि इक्विटी में पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए बिकॉज इक्विटी मार्केट्स गो अप एंड डाउन एंड इंस्टेड पुट मनी इन फिक्स्ड इनकम। अभी आपको नहीं लगता कि इन्फ्लेशन एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत इक्विटी में होना चाहिए? सर वी सेड हम कहना चाहते हैं कि पूरा पैसा इक्विटी में नहीं जाना चाहिए क्योंकि इट्स नॉट श्योर, कभी भी ऊपर जा सकता है, कभी भी नीचे जा सकता है। ओनली प्रोफेशनल्स शुड डू इट। पीपल हु वांट टू कीप इट सेफ, उनको फिक्स्ड डिपॉजिट में जाना चाहिए। प्रेजेंटेशन बहुत ही खूबसूरत था, बहुत अच्छा था। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर अब तीनों स्कूल्स अपने प्रेजेंटेशंस दे चुके हैं, लेकिन विनर का अनाउंसमेंट अभी नहीं होगा। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे और जजेस से जानेंगे कि उन्हें इन तीनों स्कूल के प्रेजेंटेशंस कैसे लगे और साथ ही साथ विनर का अनाउंसमेंट कुछ ही देर में। दोबारा आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया। ब्रेक से पहले तीनों स्कूल्स अपने अपने प्रेजेंटेशंस यहाँ पर दे चुके हैं और अब आइए जानते हैं जूरी से कि उनको ये प्रेजेंटेशंस कैसे लगी। शुरुआत करते हैं संदीप आपसे। बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन। सबसे अच्छा हमें ये लगा कि आज के दिन में अभी ये स्कूल स्टूडेंट्स हैं एंड दे कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, सेविंग एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये बहुत अच्छा है क्योंकि इस जनरेशन में जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट के बारे में अंडरस्टैंडिंग आएगा उतना ही बेटर है। एक छोटा सा एक ऑब्जर्वेशन है कि हमारा थ्रू आउट ऑल प्रेजेंटेशंस में एक ऐसा लगा इक्विटीज़ के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की थोड़ा सा अभी कमी है। क्लियरली आया कि इक्विटीज़ आर रिस्की एंड वॉलेटाइल, जबकि इक्विटीज़ हैव टर्न्ड आउट टू बी द बेस्ट एसेट क्लास over a longer period of time, and that is the only hedge against inflation. But overall, very good performance by all the students. I think सबसे पहले I'd like to say CNBC Awaaz, it's a great thing you've done. Very, very nice because it's got young people to understand how to plan their future. Very, very good initiative. Presentations सबके बहुत अच्छे थे. One team in particular's presentation was outstanding, I thought, and one other team's question answering was probably better than was the best. जिस तरह के प्रेजेंटेशन में मुझे बहुत अच्छे लगे, खासतौर से कुछ एक ग्रुप में बहुत ही अच्छी तरह से अटेंड किए, बहुत ही कॉन्फिडेंस से अटेंड किए। Well, हमारे लिए ये important है कि people of the country understand that borrowing is definitely good and borrowing needs to be done for growing in life. But it is important also to understand that borrowing should be with responsibility. ये जो मैसेज हम लोग दे पाए, अभी बच्चों लोग सीख रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोरो करना चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड डेफिनेटली आई लाइक टू थैंक CNBC आल्सो टू गिव अस द अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट दिस। जो स्मृति सारे जूरी मेंबर्स ने कहा, मैं उसमें यही कहूँगा कि मैं डिटो करता हूँ। और मैं दरअसल खास नबी साहब को बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि CNBC आवाज़ की इस पहल में आर्म्स और आरसिल हमारे साथ पार्टनर के तौर पर है, इसलिए हम इस पहल को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले साल भी हमने किया था।
सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, डिटेल में गए, प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की, टीम वर्क के नाते बहुत अच्छे से काम अपना बांटा हुआ था। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि इन तीनों टीम्स में से आज का विनर कौन है। आप कहीं मत जाइएगा। दोबारा आपका स्वागत है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के आखिरी चरण में हम पहुंच चुके हैं और अब अनाउंसमेंट होनी है आज के विनर की। तो यहाँ पर ईस्ट, वेस्ट और साउथ जोन की सबसे बेहतरीन टीम्स ने अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन दे दिया है और अब इनमें से कौन विनर है ये हमारे जजेस हमें बताएंगे। तो जजेस को मैं यहाँ प्लीज इनवाइट करूंगी वो डेस्क पे आए और उसके बाद हम यहाँ पर प्राइज देना शुरू करेंगे। आइए। मिस्टर पुरवर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि राणा साहब के साथ हम शुरुआत करें। मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि सेंट जेवियर्स कॉलेज स्कूल कलकत्ता is the runners up. Purva sir, can we have the winner also? और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल GPM चेन्नई और DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल मुंबई both are joint winners. Okay, congratulations, Mumbai. Come on, come on. इस सीरीज के दौरान हमने दर्शकों के लिए भी एक कॉन्टेस्ट रखा जिसमें उन्हें विनर टीम को गेस करना था। इस कॉन्टेस्ट को जीतने वालों को मिलेगा एक लैपटॉप और विजेताओं के नाम हैं वैसे तो आप सभी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया जैसा कि जजेस भी बता रहे थे और यहाँ पर थोड़ा मुश्किल भी था और मुश्किल सामने आई भी जबकि हमें अपना एक क्लियर विनर नहीं मिल पाया। आप सभी का प्रेजेंटेशन बहुत बहुत अच्छा था और आप सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई इन सभी छात्रों ने रुपए की तरफ और उसके साथ CNBC आवाज़ और आरसेल की जो ये मुहिम है एक तरह से कह सकते हैं पूरी तरह से कामयाब हुई है। ये दूसरा चरण था रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया का, ये नेक्स्ट लेवल था, लेकिन यहाँ पर हम इस मुहिम को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। अगले साल हम फिर लौटेंगे इन छात्रों के साथ, शायद नए छात्र होंगे हमारे साथ, कुछ पुराने छात्रों ने इस बार हमारे साथ फिर इस मुहिम में हिस्सा लिया था और आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी। जजेस आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और दर्शकों आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारा कार्यक्रम देखने के लिए।